अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक से एक चैप्टर है द ब्लैंकेट, उसकी बुक एक्सरसाइज को देखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हमारे पास है फाइंड द मीनिंग ऑफ पास्ट एंड पास्ट। अब पास्ट और पास्ट में ये दो जो वर्ड्स हैं इनके डिक्शनरी में हमने मीनिंग देखने हैं, फिर इनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर करेक्टली ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है। ये जो पास्ट है ये वर्ब है, इसका मतलब है गुजर जाना कहीं से, या इम्तिहानों में जो पास होता है उसके लिए भी यूज होता है। ये पास्ट जो है ये एडवर्ब हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है। तो पास्ट एक मतलब इसका माजी है, एक मतलब इसका पास्ट पासिंग बाय है, मतलब गुजर है। और दूसरा मतलब इसका जो है वो नाउन में भी हो सकता है, जैसे कि किसी चीज का हम कहें कि पास्ट माजी है, माजी एक नाउन भी हो सकता है। अब देखते हैं इसको। द म्यूजियम इज ऑन द राइट जस्ट पास्ट द चर्च। अब ये चर्च है उसके बिल्कुल पास्ट, मतलब जो गुजर है, तो ये एडवर्ब है, यहाँ पे पास्ट आएगा। माई ब्रदर पास्ट हिज एग्जाम, ये एग्जाम को पास करने वाला है, तो यहाँ पे पास्ट ये वाला आएगा। वी हैव जस्ट पास द एग्जिट, ये भी गुजरना है, तो यहाँ पर पास्ट आएगा। गो पास्ट द पोस्ट ऑफिस, अब ये उसका गुजर है पोस्ट ऑफिस के साथ, तो यहाँ पे ये पास्ट आएगा। और देन टर्न लेफ्ट, he thinks he was a fool in his past life, अब ये पुरानी माजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये पास्ट आएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ग्रामर, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द gerund फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस। अब ये जो ब्रैकेट में हमारे पास वर्ब्स हैं इनको हमने gerund में चेंज करके यहाँ पे फिल करना है। अब gerund क्या होता है? कोई भी ing फॉर्म जो कि नाउन का फंक्शन प्ले करे, जो कि नाउन का काम करे, उसको gerund कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे पेंटिंग लिखा हुआ है, अब सेंटेंस में यूज हो रहा है शी इज गुड एट पेंटिंग, वो पेंटिंग बहुत अच्छी करती है। यहाँ का मतलब ये है, अब इसको अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, वो पेंटिंग में बहुत अच्छी है, तो पेंटिंग मतलब कोई एक्टिविटी है, किसी एक्टिविटी का नाम है, तो किसी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो ऐसी ऐसी आईएनजी फॉर्म जिसका फंक्शन नाउन का हो उसको हम जेरंड कहते हैं। एक और आपको आसान सी मिसाल दूं कि अगर मैं कहूं कि ही इज स्विमिंग इन द पूल, कि वो स्विमिंग कर रहा है पूल में, तो यहाँ पे स्विमिंग जो है वो वर्ब है, क्योंकि वो हमें ही के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे स्विमिंग एक एक्टिविटी है, तो यहाँ पे स्विमिंग नाउन का फंक्शन प्ले कर रहा है, इसलिए इसको हम जेरंड कहेंगे। तो ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स हैं इनके साथ हमने सिर्फ आईएनजी लगाना है। शी इज गुड एट पेंटिंग, ही इज क्रेजी अबाउट प्लेइंग, अगर यहाँ पे सिंग होता तो फिर सिंगिंग होता। आई डोंट लाइक प्लेइंग कार्ड्स, दे आर अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, you should give up smoking, Sami dreams of being a doctor, or he is interested in making friends, my uncle is afraid of going by plane, we insist on cooking the dinner ourselves। तो ये सारे जो वर्ड्स हमने आईएनजी के साथ लगाए यहाँ पे, जो फिल किए हैं, ये सारे जेरंड्स हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है ना वो नाउन का फंक्शन प्ले कर रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज हमारे पास है यूज द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस ईदर एज जेरंड और द इन्फिनेटिव। अब जेरंड तो मैंने आपको बता दिया, इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव जब हम टू के साथ, जो प्रपोजिशन है टू, उसके साथ अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें, सिंपल, बहुत आसान मैं आपको बता रहा हूँ, टू के साथ अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें तो इन दोनों को इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे टू कम, टू सिट, टू स्टैंड, टू स्लीप, टू ड्रिंक, ये सारे जो हैं ये सारे इन्फिनेटिव्स हैं, क्योंकि इसके साथ टू और पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगाया। तो ये जो ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं, इसको या हमने इन्फिनेटिव में चेंज करना है सेंटेंस में लगाने के लिए, या हमने इसको जेरंड में चेंज करना है। लेकिन इसकी अपनी कुछ रूल्स हैं, उनको हमने फॉलो करना होगा, वो आपने याद करने होंगे, इसी तरह पॉइंट्स में लिखने होंगे, अपने पास पॉइंट्स बना लें या बुक पे लिख लें, तब आपको याद रहेंगे। जैसे आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राइड, ड्रिंक है सम हॉट मिल्क। अब यहाँ पे आप सोचे कि अगर इसको हम आईएनजी के साथ जेरंड बनाए तो ड्रिंकिंग होगा, और अगर अगर इन्फिनेटिव करते हैं तो टू ड्रिंक होगा। जैसे आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राइड टू ड्रिंक, ये भी ठीक आता है। आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राइड ड्रिंकिंग सम हॉट मिल्क, तो सुनने में दोनों ठीक आते हैं, लेकिन लगेगा क्या? अब ट्राई प्लस आईएनजी, ट्राई प्लस आईएनजी मतलब जेरंड वहां पे आता है जब आप कुछ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर आप जेरंड लगाते हैं, ये ट्राई की बात कर रहा हूं। जब आपने एक्सपेरिमेंट करना हो तो फिर ट्राई के साथ आईएनजी आएगा। और जब आपने कोई एफर्ट करनी हो, स्पेशली ऐसे काम में जो कि कोई डिफिकल्ट काम होता है या बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, तो वहां पे फिर हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, जैसे ट्राई के साथ टू लगाते हैं। अब देखें, आई कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं सका, सो आई ट्राइड सम हॉट मिल्क, सो आई ट्राई, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, वो सो नहीं सका तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि चलो कोई गर्म दूध पी लेता हूँ। तो जब एक्सपेरिमेंट होगा तो मैंने आपसे कहा एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई प्लस आईएनजी आएगा। सो आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राइड ड्रिंकिंग सम हॉट मिल्क, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग आएगा। शी ट्राइड डैश द बुक
on the high shelf but she was too small. अब यहाँ पे कुछ एफर्ट है क्योंकि उसने कोशिश की बुक तक पहुंचने की जो हाई शेल्फ पे थी, लेकिन वो बहुत छोटी है, तो यहाँ पे एफर्ट है, तो यहाँ पे ट्राई के साथ टू आ जाएगा. शी ट्राइड टू रीच, ट्राई के बाद आ रहा है शी ट्राइड टू रीच क्योंकि यहाँ पे एफर्ट आ गया. दे ट्राइड गेट टू द पार्टी ऑन टाइम बट द बस वॉज डिलेड. यहाँ पर भी एफर्ट है कि उन्होंने कोशिश की कि पार्टी तक जल्दी पहुंच जाए लेकिन बस डिले हो गई, तो यहाँ पर भी टू आ जाएगा, टू गेट. वी ट्राइड ओपन द विंडो बट इट वॉज सो हॉट आउटसाइड इट डिडंट हेल्प. यहाँ पर भी कोशिश है, एफर्ट है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो इसलिए टू ओपन आएगा. He tried dash a job in a newspaper firm but they wouldn't hire him. जब but आ गया तो मतलब impossibility आ गई, मुश्किल आ गई, difficulty आ गई. यहाँ पर भी but है, difficulty को शो करता है, यहाँ भी but difficulty को शो करता है, यहाँ भी but. अगर मगर जब आ जाए तो मतलब वहां पे मुश्किल आ जाती है, तो यहाँ पर भी टू आएगा. He tried to get, फिर he tried get a job in a newspaper firm, फिर but यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी to get आएगा. इसके बाद stop है. You should stop smoke, it's not good for health. अब स्टॉप के बाद आईएनजी आए या स्टॉप के बाद इंफिनिटिव आए, उसमें आपने क्या करना है, उसको भी आपने जरा गौर से सुनना है. टू स्टॉप वहां पे लगेगा, मतलब जब आपने कोई काम, एक काम रोक के आपने दूसरा काम शुरू करना हो, तो फिर आप टू स्टॉप के साथ आप इंफिनिटिव लगाओगे. स्टॉप के साथ यहाँ पे स्टॉप के पहले मैंने टू लगाया हुआ है खाली समझाने के लिए कि टू के साथ स्टॉप आएगा. स्टॉप के बाद इंफिनिटिव तब आएगा, मतलब स्टॉप के बाद टू तब आएगा जब एक काम खत्म करके दूसरा शुरू करना हो, और स्टॉप के बाद आईएनजी तब आएगा जब एक एक्शन खत्म हो गया हो. जैसे वी स्टॉप स्टडी बिकॉज वी वर टायर्ड. अब सॉरी, इससे पहले ये वाला यू शुड स्टॉप स्मोकिंग इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. अब यहाँ पे यू शुड स्टॉप स्मोकिंग आएगा, यू शुड स्टॉप टू स्मोक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा काम शुरू नहीं हो रहा. यू शुड स्टॉप स्मोकिंग इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. वी स्टॉप्ड स्टडी बिकॉज वी वर टायर्ड. अब यहाँ पर भी दूसरा काम नहीं हो रहा. वी स्टॉप स्टडी, हमने स्टडी करना बंद कर दिया क्योंकि हम थके हुए थे. वी विल स्टॉप लंच एट 12. वी विल स्टॉप, अब वी विल स्टॉप लंच एट 12 मतलब हम खाना खा रहे थे. वी विल स्टॉप हैविंग लंच एट 12, हम खाना खा रहे थे और हमने 12 बजे खाना खाना बंद कर दिया. इसके बाद भी दूसरा एक्शन नहीं है. अब यहाँ पे देखें, वी स्टॉप्ड हैव अ रेस्ट, अब हम रुके रेस्ट करने के लिए, तो दूसरा एक्शन यहाँ पे आ गया. वी स्टॉप टू हैव, अब यहाँ पे टू हैव इसलिए आ रहा है, टू इसलिए आ रहा है इंफिनिटिव क्योंकि एक एक्शन खत्म हो रहा है, दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है. चलना खत्म हो रहा है, आराम करना शुरू हो रहा है, तो इसलिए वी स्टॉप टू हैव अ रेस्ट बिकॉज वी वर रियली स्लीपी. इसके बाद ओ नो आई फॉरगॉट, अब यहाँ पे फॉरगॉट आ गया. अब फॉरगॉट के बाद इंफिनिटिव कब लगता है और फॉरगॉट के बाद जैरन कब लगता है, इसको भी आपने देखना है. अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में नीड लिखा हुआ है, ठीक है. जब आपकी नीड होगी किसी चीज की, एक चीज आपको काफी जरूरत होगी उस चीज की, तो फिर वहां पे क्या आएगा, वहां पे इंफिनिटिव आएगा. ओ नो आई फॉरगॉट टू बाय मिल्क, एक चीज की जरूरत है और उस जरूरत को आप भूल गए हैं, तो फिर उसके बाद आप टू लगाएंगे, इंफिनिटिव लगाएंगे. जैसे आई, ओ नो आई फॉरगॉट टू बाय, टू बाय आएगा, बाइंग नहीं आएगा क्योंकि ये नीड है. टू बाय मिल्क. प्लीज डोंट फॉरगेट डैश सम जूस ऑन योर वे होम, ये भी नीड है कि उसको जूस चाहिए और उसका जो नीड है वो आप भूल गए हैं, और या वो आपको चाहता है कि आप ना भूलें इस चीज को, तो आप कहते हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू पिक अप सम जूस. आई फॉरगेट, अब यहाँ पे फॉरगेट के बाद आईएनजी मैंने लगाया हुआ. यहाँ पे देखें क्या है कि व्हेन यू नीड टू डू समथिंग, जब आपको कोई काम करने की जरूरत हो, ठीक है ना. पहला तो ये है कि आपकी जरूरत हो, आपकी जरूरत है, कोई जरूरत है, कोई बहुत जरूरी काम वहां पे है जो कि नीड है. और यहाँ पे फॉरगेट के बाद आईएनजी तब आएगा व्हेन यू नीड टू डू समथिंग, जब आपको कोई काम करने की जरूरत हो. आई फॉरगेट लॉकिंग द डोर बट आई एम श्योर आई मस्ट हैव लॉक्ड इट. आई फॉरगेट, आपको मतलब कोई काम करने की जरूरत थी जो आपने नहीं किया है, ठीक है ना. ये आप इस तरह कर लें कि जो काम आपको करने की जरूरत थी और आपने नहीं किया है. When you need to do something, I forget locking the door, but I am sure I must have locked it. Have you studied this before? I have forgotten learning it. अब यहाँ पर भी I have forgotten learning it. आपको ये काम करने की जरूरत थी लेकिन नहीं किया. अब remember आ जाता है. remember के बाद to कब आएगा और remember के बाद ing कब आएगा. अब
यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है रिमेंबर के बाद आईएनजी तब आएगा जब कोई पास्ट मेमोरी से जुड़ी हुई हो बात, जब कोई पास्ट एक्शन हो, मतलब गुजरे हुए जमाने में अगर आपने कोई काम करना था या कोई मेमोरी है, क्योंकि रिमेंबर तो याद से ही रिलेटेड है, रिमेंबर का मतलब ही याद करना है, तो अगर कोई पास्ट एक्शन है, कोई मेमोरी है, तो फिर रिमेंबर के बाद आईएनजी आएगा। और अगर कोई चीज चाहते हैं कि आप ना भूलें, आपने सिंपली उस चीज को भूलना नहीं है फ्यूचर में, तो फिर टू आएगा। जैसे प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग योर होमवर्क, आप याद रखें कि आपने अपना होमवर्क लेके आना है। और यहाँ पे आई रिमेंबर गोइंग टू द बीच एज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था मुझे याद है कि मैं एज अ चाइल्ड बीच जाया करता था, तो ये रिमेंबर गोइंग, टू गो नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट मेमोरी से रिलेट कर रहा है। फाइनली आई रिमेंबर्ड टू ब्रिंग योर बुक, हियर इट इज, ये वो चीज है, टू ब्रिंग यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि ये वो काम था जो आपने भूलना नहीं था। अब डू यू रिमेंबर ईटिंग, अब यहाँ पे डू यू रिमेंबर के साथ आईएनजी आ रहा है क्योंकि ये एक मेमोरी है। क्या आपको याद है कि आपने लाहौर में एक रेस्टोरेंट में स्टेक खाया था? डू यू रिमेंबर ईटिंग स्टेक इन दैट लिटिल रेस्टोरेंट इन लाहौर, मेमोरी से रिलेट कर रहा है तो आईएनजी आएगा। इसके बाद आई रिग्रेट, अब रिग्रेट के बाद आईएनजी कब आता है और रिग्रेट के बाद इन्फिनेटिव कब आता है, इसको देखना है। रिग्रेट के बाद आप इन्फिनेटिव तब लगाएंगे जब आप किसी बात को अभी डिस्क्लोज कर रहे हैं बड़े अफसोस के साथ, जैसे कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो फला फला बंदे का इंतकाल हो गया। यहाँ पे आई रिग्रेट टू टेल यू द ट्रेन हैज बीन डिलेड, अब यहाँ पे टू टेल आएगा, यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा क्योंकि बड़े अफसोस के साथ आप कह रहे हैं कि जो ट्रेन है वो ताखीर का शिकार हो गई है। अब रिग्रेट के बाद आईएनजी तब आएगा जब आप एक ऐसा काम लोगों को बताने वाले हैं जो कि ऑलरेडी हो गया है और उस पर आपको अफसोस है। एक काम हो गया है और उस पर आप अफसोस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि आई रिग्रेट टेलिंग निगत माई सीक्रेट, कि मुझे अपना राज निगत को बताने पे अफसोस हो रहा है। वो राज आप बता चुके हैं और अब आप अफसोस कर रहे हैं, क्यों? नाउ शी हैज टोल्ड एवरीवन, क्योंकि वो अब सबको बता चुकी है। तो टेल से पहले रिग्रेट के बाद इन्फिनेटिव तब आएगा जब आप बड़े अफसोस के साथ कोई बात डिस्क्लोज करने वाले हैं। और रिग्रेट के बाद जेरंड तब आएगा जब आप ऐसी बात कर रहे हैं अफसोस के साथ जो कि हो चुकी है और उस पर आपको अफसोस है और वो अफसोस अभी आप इजहार कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इसी तरह आप पॉइंट्स लिखें, थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये पॉइंट्स जब आपने लिखे होंगे तो फिर ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये पॉइंट्स आपको आसानी में हर जगह पे नहीं मिलेंगे और इस बुक में बहुत सी एक्सरसाइज ऐसे डिफिकल्ट हैं जिनके मैंने इस तरह के छोटे छोटे जो है वो की नोट्स बनाए हुए हैं, तो उन्हीं की नोट्स पे आप भी अमल करें, उनको अपने माइंड में रखें, उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ना भूलें। इसके बाद हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज है रिप्लेस द जेरंड बाय एन इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव बाय जेरंड। जहां जहां पे जेरंड हमें नजर आ रहा है उसको इन्फिनेटिव में चेंज करना है और जहां पे इन्फिनेटिव है उसको जेरंड में चेंज करना है। जैसे पहले है टू लाफ, ये इन्फिनेटिव है, इसको चेंज कर देंगे लाफिंग में। ये है टू फ्राउन, इसको चेंज कर देंगे फ्राउनिंग में। सो लाफिंग इज बेटर देन फ्राउनिंग। इसी तरह राइटिंग है तो टू राइट, इसी तरह टू कलेक्ट है तो कलेक्टिंग, यहाँ पे गिविंग है तो टू गिव, इस तरह फ्लाइंग काइट्स है टू फ्लाई, bet to bet है तो betting, he likes to read, he likes reading, to write, writing, she likes cooking, she likes to cook, painting, to paint, seeing is believing, to see is to believe, she loves making dolls, she loves to make dolls, to wait, waiting, to sell, selling। और लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास कि हमने ये डिसाइड करना है कि जो यहाँ पे इन सेंटेंसेस में जो आईएनजी यूज हुई है, आईएनजी वाले वर्ड्स जो यूज हुए हैं वो या जेरंड है या प्रोग्रेसिव है, मतलब या वो नाउन का फंक्शन प्ले कर रहे हैं या वर्ब है। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, अब यहाँ पे जो रीडिंग है, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है। अब ये यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि उस वो किताब पढ़ रहा है, उसे किताबें पढ़ना पसंद है, ये एक्टिविटी है तो इसलिए ये जेरंड है। ही इज रीडिंग बुक्स, अब यहाँ पे देखें ही इज रीडिंग बुक्स, ये इसके बारे में बता रहा है कि वो किताबें पढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है बल्कि इसके काम के बारे में बता रहे हैं, तो ये प्रोग्रेसिव है। रीडिंग बुक्स कैन बी ग्रेट फन, अब अगेन किताबें पढ़ना, यहाँ पे जेरंड है। इसके बाद ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, फिर एक्टिविटी है, यहाँ पे जेरंड है। ही वॉज रीडिंग बुक्स, अब वो किताबें पढ़ रहा था, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, ये उसके बारे में बता रहे हैं तो ये प्रोग्रेसिव है। ही हैज बीन रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ता रहा है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ये भी प्रोग्रेसिव है। इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने की बजाय, अब यहाँ पे जेरंड है। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है, यहाँ पर भी जेरंड है।
he had been reading books, वो किताबें पढ़ रहा था, यहाँ पे प्रोग्रेसिव है। और आखिर में his hobby is reading books, उसकी हॉबी है किताबें पढ़ना, तो यहाँ पर भी ये gerund है। So this was all about the book Exercises of the Blanket. I hope you have got it. Thank you very much.